हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई विश पहले के जितनी भी सोल्यूशन थे जीएस के आपने चेक कर लिए होंगे और आपने देख लिया होगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि मैंने बताया जैसे कि एवरेज टू इजी और कुछ क्वेश्चन टफ थे उसमें। सिमिलरली आज हम देखते हैं कि फिजिक्स का कैसा गया, केमिस्ट्री कैसा गया, हिस्ट्री कैसे रही अपनी, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी और बाकी कुछ जो क्वेश्चन थे वो तो हमने उसमें डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है। तो देखते हैं फिजिक्स का पोर्शन कैसा गया है, ठीक है। और फिजिक्स का पोर्शन क्या है कि ऐसा इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जो क्लास में ना कराया गया हो, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में ना कराएगा, और सारे के सारे चाहे वो एमसीक्यूज हो, मॉक्स हो, सब में करा चुके हैं क्लास में हम। अब वो आपके ऊपर था कि आपने उसको कितनी चीज़ों को मेमोराइज़ किया था, किस तरीके से किया था, बट मेजॉरिटी 90% से 95% जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ रिपीटेड है, ठीक है। चाहे कॉन्सेप्ट में या फिर चाहे क्वेश्चन पेपर हो, वो रिपीटेड है, ठीक। और उसके बाद भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुल मिला के 25 से 26 क्वेश्चन के आसपास इसमें आया हुआ था, ठीक। इसमें कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आप लोग ने कर लिया। क्वेश्चंस का जो लेवल था, अगर 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ दिए जाए जो सोल्यूशन वाले थे या बेसिक मैथमेटिक्स थे, और बाकी जो थे वो कॉन्सेप्चुअल थे और वो सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे थे, तो आई थिंक वो कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। तो फिर देखते हैं कौन कौन से थे। देखो पहला क्वेश्चन है 2 कन्वेक्स लेंस, ठीक। 2 convex lens have focal length of 50 cm, 25 cm respectively. If these two lenses are placed in contact, the net power of the combination will be equal to। ये किसकी बात कर रहा है? कन्वेक्स लेंस की। मतलब मान लो कि 2 कन्वेक्स लेंस क्या है आपस में इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कन्वेक्स लेंस होगा तो डायोप्टर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि पता है क्या होता है, प्लस होता है। जो भी इसका पावर होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा, ठीक। तो हमारा एक ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो गया, अब बचा ये और ये, ठीक है। तो अगर एक बेसिक सा कैलकुलेशन हम कर लें, ठीक, तो अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले का इसका आएगा 2, इसका आएगा 4, 6, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है +6 डायोप्टर, मतलब ये ऑप्शन जो है ये आपका होगा सही, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि P = पावर 1 अगर हम लेते हैं, पावर 2, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, अपॉन 100 कर देंगे, 50 रखेंगे, आएगा 2, और इसका 25/100, तो ये 4 प्लस हो गया 6 डायोप्टर। इसका सही जो आंसर है वो है 6, ठीक है। इसका एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला जो क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कई बार डिस्कस हो चुका है कि P1 पावर अपॉन F1, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार कराया जा चुका है क्लास में, रिपीटेशन में हो चुका है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इसका फॉर्मूला याद हो, ठीक, तो क्या आता है, क्या आता है इसका बेसिक फार्मूला, P = VI। तो ये तो पहले से नहीं है, ये हो सकता है, ये सही है, ये सही है, बट ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन जिसने बच्चे स्टूडेंट ने किया है उसका आंसर सही होगा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों छोड़ दिया, जबकि इजी था, ये भी छोड़ दिया इसने, ठीक है। चलो ये भी आंसर इसका सही चला गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन ग्लास विल बी क्लोज टू कितना होगा। जो आंसर है वो ये है, C है, बट आई थिंक कन्फ्यूजन ने स्टूडेंट ने क्या कर दिया, इसको टिक कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो कि एक क्राउन ग्लास है, जिसमें किसी टाइप का ग्लास होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, एयर में जो लाइट है वो C है, ठीक है, एंड द क्राउन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लासेस क्लोज टू, मतलब क्लोज टू इतना है, तो हमने मान लिया कि कितना है, n है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मान लो कि एयर यहाँ से आ रही है, सॉरी लाइट है वो यहाँ से आ रही है, लाइट की स्पीड कितनी है, सीधी हुई, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ग्लास के अंदर आके वो इस तरीके से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 बता रखा है इसने, ठीक है। तो इस तरीके से बेंड करके नीचे आता है, तो क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ से अगर C इसकी लाइट है, ठीक, अगर स्पीड इसकी C है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं है, ठीक है, बस इतना दिया 3/2, तो मान लेते हैं n, ठीक। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा आंसर, जबकि ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखना कि आंसर हमारा ये है 2/3/C, ठीक है, 2/3/C। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको बेसिक चीज़ें भी पता होगा, जैसे दूध कभी आप खरीदने गए हो या पैकेट में कुछ भी चीज़ खरीदने गए हो, तो हमको क्या पता होता है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखा है कि कोई एक सील्ड पैकेट, कोई 1 लीटर कुछ मान लो कोई लिक्विड है जिसका जो मास है वो कितना है 800 ग्राम। द पैकेट इज़ फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी दी गई है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके साथ साथ दूसरी जो लिक्विड है उसकी कितनी दी गई है 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.8 कुछ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है, 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर हम देखते हैं कि इसकी अगर डेंसिटी कितनी आ रही है 0.08 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आ रही है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड। ठीक है, ये फ्लोट करेगा कि नहीं, ऑब्वियस है। अगर देखो आंसर समझो, क्वेश्चन को समझो इस तरीके से कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो पैकेट है वो दोनों ही लिक्विड में, चाहे ये वाला लिक्विड हो जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो इसमें या फिर इसमें, दोनों में क्या है इसको फ्लोट करना ही करना है। तो डी आंसर इसका गलत है। ठीक है, जिसका स्टूडेंट, बट इसका जो आंसर ए है वो सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द सिंपल पेंडुलम। ठीक, अगेन ये क्वेश्चन देखो क्लास में रिपीटेड है, कई बार कराया हुआ है। इसका आंसर मुझे लगता है आप देख के बता सकते हो। ये है द सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब मास। ठीक, क्योंकि हमको पता है कि मास का या फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। द सिंपल पेंडुलम टाइम के साथ, इसका जो लेंथ के साथ कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला क्या है, टाइम अपॉन जी। ठीक है, टाइम 2 लेंथ अपॉन जी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें तो कहीं मास तो वैसे भी नहीं है, तो मास से वैसे भी कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, द सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m एंड लेंथ ऑफ सेयरिंग हैज़, देखो कह रहा है कि उसका जो मास है वो m है बॉब का, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l हैज़ टाइम पीरियड ऑफ t, इसका जो टाइम पीरियड है वो t है। इफ़ द मास ऑफ द बॉब इज़ डबल्ड, अगर इसका जो मास है डबल कर दिया गया, देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी मास अपना नहीं आता। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ हाफ, और जो स्ट्रिंग है उसकी हाफ कर दी गई। देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा t/√2। ठीक, तो अपना ये निकलता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाएं जो मैक्सिमम कुछ सोल्यूशन वाले थे या थोड़े बहुत उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थे, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप स्टेटमेंट पढ़ के दे सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल, सोलर एनर्जी पहले से किया हुआ है। ठीक है, क्या है, सिंपल है कि सोलर एनर्जी को जो सन से जितने भी रेडिएशन आते हैं उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो सोलर सेल है। सोलर सेल को हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक मतलब जो फोटो मतलब हो गया लाइट, ठीक, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही इजी थे, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन अगर मान लो कि 26 क्वेश्चन है तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से टफ कह सकते हैं, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ होगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन है जैसे कि आप ये देखो। ठीक है, वो क्या है, सारे के सारे इजी टू एवरेज हुआ करते हैं। अब सोनार इज़ ए डिवाइस। ठीक, सोनार क्या होता है, सोनार जो होता है एग्जैक्टली एक डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक क्या होता है, वेव्स रिलीज़ करता है। ठीक, अल्ट्रासोनिक मतलब जो हमारे हियरिंग कैपेसिटी से नीचे। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है कि जो अंडर वाटर बाय शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव डज इट यूज़ फॉर दिस पर्पज़, तो क्या होता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, होता क्या है कि सरफेस से, शिप से ये जो वेव्स होती हैं ये रिलीज़ की जाती हैं, जो फिर स्ट्राइक करके वापस ऊपर आती हैं। ठीक है, तो होता क्या आंसर, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक, तो देखो ये जिसने भी किया था उसका आंसर सही है। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि साउंड वेव्स के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही नहीं हैं। अच्छा, इसमें से देखो पता नहीं क्यों छोड़ दिया इसने, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज़ हाइयर देन द वाटर। ऑब्वियस है, क्योंकि हमको पता है कि जो स्टील है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर से मॉलिक्यूल्स काफ़ी उसके पास होंगे, पार्टिकल्स काफ़ी पास होंगे, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है,
द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन द एयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है कि गलत है? ठीक है, तो ये भी क्या है, ये ऑप्शन जो हमारा वो गलत है। आपको क्या करना है, नॉट करेक्ट। तो ये क्या है आपका फॉल्स है, क्योंकि हमें क्या पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ऑब्वियस है स्पीड जो साउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगा। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये भी सही है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर इज़ हायर देन द एयर। तो क्या है, ये भी सही है। ठीक है, तो अपना जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, बी। ठीक, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन द एयर डिक्रीज नहीं होता, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर दैट कन्वर्स द प्रेशर वेरिएशन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे बॉडी पार्ट में या ईयर पार्ट में कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसके वजह से क्या होता है कि हमें जो साउंड वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज़ करते हैं। तो क्या है, कॉक्लिया है वो। ठीक है, कॉक्लिया है, ईयर ड्रम नहीं है। ठीक, क्योंकि कॉक्लिया के अंदर ही क्या होता है कि जो लिक्विड होता है जिसमें कि वाइब्रेशन जब वाइब्रेशन फील होती है लिक्विड में, तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या करता है, इस तरीके से ब्रेन को रिलीज़ करता है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं। ठीक, और देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन आता है अपने पास, और कौन सा क्वेश्चन है इसमें। टंगस्टन वाला। अभी टंगस्टन वाला क्वेश्चन तो बहुत ही रिपीटेड है, मुझे लगता है क्लास 7th या 8th का बच्चा भी इसको कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3360 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, बल्ब में हमेशा टंगस्टन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या है कि ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, तो ये भी काफ़ी बच्चों ने कर दिया, सही किया है, ऑप्शन डी लगाया है। तो उसके बाद और क्वेश्चन है, देखो रिकॉयल वाला। ठीक, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज़ हॉरिजेंटली फायर्ड। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि जब आपके मॉक हुए होंगे, टेस्ट हुए होंगे, तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए गए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप वैसे, चलो इस बच्चे ने सही किया है, आंसर इसका वैसे भी सही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर जब तक से बुलेट फायर नहीं हुआ है तब तक से क्या है, चाहे वो गन हो या बुलेट हो, दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, M1 U1 प्लस M2 V2 LHS RHS दोनों लेकर के उसके बाद फिर क्या करेंगे हम कि हमें तो पता है कि M1 जो है मास इसका जो है वो भी रेस्ट पे है और जो यूनिफॉर्म मोशन वो भी रेस्ट पे है। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा क्या है कि देखो, जब तक से बुलेट फायर नहीं हुई है तब तक से क्या है, चाहे गन हो या जो गोली है वो दोनों में क्या है, आपस में रेस्ट में है। ठीक है, तो जैसे ही फायर होगा हम LHS RHS दोनों बराबर करके सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है करके हमारा आंसर जो आएगा वो यही आएगा। ठीक है, M1 V1 उसके बाद M1 U1, इस तरीके से सिंपल से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर आंसर पर निकाल लेंगे, तो ये सही है। ठीक है, अब विच ऑफ द, चलो ये तो बायो का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अ माइक्रोवेव कन्वर्ट्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था। माइक्रोफोन कन्वर्ट क्या करता है, साउंड वेव को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, अ माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, तो आंसर जो है इसका ये बी सही है। और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। देखो इसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे सैम्पल क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस को देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत टफ था, ये कैसे करें, किस तरीके से करें। तो जैसे ही प्रैक्टिस रही होगी आपकी उसके हिसाब से आपने कर लिया होगा, बट आपने अगर क्लास भी कंसिस्टेंटली अटेंड की होगी तब भी क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें से कर ले जाओगे। ठीक है, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, जैसे मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन उसमें से थोड़े से टफ थे, बट क्या कह सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए टफ है तो मैक्सिमम वो मेजॉरिटी के लिए ही टफ होगा, तो उसका हो सकता है कि एवरेज थोड़ा सा डाउन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे रहेगा। फिजिक्स में अगर 26 क्वेश्चन है तो मुझे लगता है मैक्सिमम 24 क्वेश्चन तो बाकी बच्चों ने कर ही लिए होंगे, हाँ इक्का दुक्का को छोड़ करके। ठीक है, ज्योग्राफी क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे, इवन हिस्ट्री के भी एवरेज टू इजी, एवरेज टू इजी। इससे एक चीज़ आप नोटिस करना कि आपको जो क्लास है वो कंसिस्टेंटली करना है फिज़िक्स का। ठीक, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन थे सारे किए हुए हैं, अब आपको एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि सर आपने तो ये क्वेश्चन नहीं कराया था, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा कि जो नहीं कराया गया, क्योंकि मुझे तो खुद देख करके इसके आंसर्स ऐसे ही पता चल जा रहे हैं।
अब प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर बाई, ठीक। अब प्रेशर कुकर देखो, अगर आपने बेसिक से इंस्ट्रूमेंट या फिर जो बाकी 9-10th की भी फिज़िक्स के कुछ बेसिक एग्जांपल भी पढ़ लिए होंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि प्रेशर कुकर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे क्या है कि आप उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो उसमें प्रेशर भी बढ़ता है और उसी प्रेशर से फिर क्या होता है, चावल जो जल्दी पक जाता है। तो ये आंसर जो इसका सही है, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, जिससे फिर क्या होगा कि वो चावल जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। अगर आपको विबग्योर याद होगा, स्पेक्ट्रम याद होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि वॉयलेट 500 नैनोमीटर के पीछे ही कहीं ना कहीं पे ये होगा एक्सरेज जहाँ पे आती हैं। तो कुल मिला के 500 अगर यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे कुल मिला करके मान सकते हैं कि 100-150 के आसपास ही कुछ इसका होगा, तो नैनोमीटर में ही। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो 100 नैनोमीटर के आसपास ही ये होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो एक्सरेज का कितना होगा, 100 नैनोमीटर के आसपास ही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू वो 220 वॉट जनरेटर, द करंट ड्रॉन इज कितना है वॉट, 220, और करंट कितना जनरेट कर रहा है, इतना, ठीक है। इसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है 220 इंटू 600/100, 100 गया, ये 22 इंटू ये, तो कितना आता है हमारा 132 वाट। तो पहला जो आंसर है ये अपना क्या है, सही है, ठीक है। तो पहला आंसर जो अपना 132 वाट ये आपका सही निकल गया। पता नहीं क्यों छोड़ दिया क्वेश्चन इन्होंने। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, हाँ ये क्वेश्चंस तो किए हुए हैं, ये भी हो चुका है। अब देखो ये क्वेश्चंस वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। अब पता नहीं इसमें इन्होंने पैराबोला क्यों लगा दिया है, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बात कर रहा है वीटी टाइम ग्राफ की, ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो क्या पैराबोला बनाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म होगा तो क्या ऑब्वियस है वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो जो लाइन है वो स्ट्रेट जाएगी, पैराबोला नहीं जाएगी, ठीक है। तो आंसर जो होगा उसका वो सही होगा, ठीक। पैराबोला में क्या हुआ, यहाँ तो ठीक था, यहाँ पीक पे आया, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन डाउन हो गया। ये कह रहा है यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट सीधे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी सही है। तो इनका जिन्होंने भी किया था वो गलत है। इसका 137 का आंसर जो सी है वो स्ट्रेट सी, ये सही है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, तो डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस का हो, ठीक है, चाहे वो कुछ का हो, तो डिस्टेंस ही सही इसका आंसर है, ठीक। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें क्या ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। चाहे लेंथ भी हो तो क्या है वो बराबर ही है, तो डिस्टेंस ही है, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक फॉर अ बल्ब। आई दिया है अपने पास, टाइम दिया है, ठीक है, कितना आई कितना 0.6 एम्पेयर, और उसके साथ साथ टाइम मिनट्स दिया है, तो मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा आंसर अपना, आएगा 360 कूलम। तो यही क्या आंसर अपना सही है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें, चाहे देखो एसी मोटर हो चाहे फिर डीसी मोटर हो, लूप लगाने के बाद फ्लक्स चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा, थीटा मतलब कि एंगल चेंज होगा, तो ऑब्वियस है कि किसका होगा, फराडे का ही होगा, फराडे का ही जो भी है नियम लगेगा, ठीक है। तो हमेशा फराडे का ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वही काम करता है, ठीक है। तो सी आंसर जो है वो आपका सही है, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिनेड यूजिंग, अरे यार आप अगर मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें पबजी वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंसिस्टेंटली पबजी खेलते होंगे, जीपीएस यूज़ करते होंगे, मोबाइल बहुत बार यूज़ करते होंगे। तो देखो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एम मीटर से नहीं होगा, वोल्ट मीटर से नहीं होगा, मैग्नेटिक निडल, कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक निडल ही होता है ना, नॉर्थ और साउथ, तो इसी से पता लगता है ना। तो मैग्नेटिक निडल से क्या होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पता लग जाता है, ठीक है।
और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। अगेन केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी सिंपल हैं। ठीक, प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोजन, कार्बन, अल्कलीन, तो दैट्स इट। ये क्या था आपका मैक्सिमम फिजिक्स के जितने क्वेश्चन थे सारा का सारा सोल्यूशन इसमें हमने कर लिया है। अब देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्लास में सर ने कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं किए तो आप ज़रूर उसको सर से कहना, ठीक है, कि सर ये टॉपिक हमें दोबारा डिस्कस कर दें। बट सारे जो क्वेश्चंस थे 90 to 95 क्वेश्चन इट वाज ऑलरेडी डन इन द क्लास और डिस्कस भी किया जा चुका है। ठीक, अब आप कंसिस्टेंटली क्लास आओगे तो ऑब्वियस है कि सारे क्वेश्चन आप खुद करके आ जाते, क्योंकि जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर 26 क्वेश्चन हैं तो 24 तो हर बच्चा करके आया होगा। ठीक है, ईजिली करके आया होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि क्लास में कंसिस्टेंटली आना है और ये नहीं सोचना है कि हमें यार ये क्वेश्चन तो बहुत, जैसे इस बार रेजिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आए, लेंथ से इक्का दुक्का क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से उठा लिए, फिर आपके क्लास 9th के जो क्वेश्चन है जैसे कि पिस्टॉल से, जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो थ्योरम वो वहाँ से उठा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि टंगस्टन, या फिर देखो सोल्यूशन वाले जो बेस क्वेश्चन थे थोड़े से कम है, फैक्चुअल और जो कॉन्सेप्चुअल है वो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी। मैक्सिमम हर चीज़ों में कॉन्सेप्ट पूछा है। 2022 का पहला पेपर था वो भी कॉन्सेप्चुअल था स्टेटमेंट पे, 2022 का सेकंड पेपर है वो भी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर एक लेमैन तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म करके उसके आंसर्स को बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को एक लेमैन तरीके से स्टेटमेंट में फॉर्म करके आपसे आंसर पूछा जा रहा है। मेन चीज़ क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ क्या है कि प्रैक्टिस, और इसमें जितने भी थे चाहे वो लिक्विड वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि आपका बल्ब वाला क्वेश्चन हो, ठीक, उसके बाद फिर वो रिकॉइल वाला क्वेश्चन हो, बेसिक सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अगर वो भी आप कर लिया थे तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अब क्या है कि हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन थे, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे। देखो हिस्ट्री में क्या है कि ऑन एन एवरेज 15 से लेकर के 17-18 क्वेश्चन इतने रहते ही रहते हैं। ठीक है, कभी देखो ये आपको कभी 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी 20 मिल जाएंगे। सिमिलरली कभी फिजिक्स में 18 क्वेश्चन थे तो कभी उसमें 20 आ गए, कभी 22 आ गए, मैक्सिमम 27 तक भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वैसे क्या है कि किसी भी सेक्शन में कम बेसी या फिर मोर और लेस मिला करके जो एवरेज रहता है वो 15 से 16 तक का ही रहता है। ठीक है, तो 15 से 16 तक का ही मैक्सिमम वो रहेगा। तो इतने ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अब जैसे देखो क्या है कि अगर हम एंशेंट को ले लें, ठीक, एंशेंट उसके साथ साथ मेडिवल के ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है क्लास में कि क्या चीज़ें इसमें स्किप करनी, क्या चीज़ छोड़नी है। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि एंशेंट में आप क्या करेंगे कि बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो गुप्ता पीरियड है उसको कर लेना, मेडिवल में इतनी चीज़ें कर लेना, और जो मॉडर्न है उसमें सेलेक्टेड कुल मिलाकर 10 टॉपिक 11 टॉपिक जो थे, ठीक, वहीं से भी कर लिया होता तो आपने 80% जो क्वेश्चंस थे वो वहीं से आए हैं। ठीक है, उसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो वीडियोस भी हैं उसको भी अगर आप देख लेते तो भी आपका काम हो जाता। ठीक है, चलो जो हुआ वो हुआ। अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट। अच्छा, लिस्ट आपको मैच करना है। ठीक है, महामत्ता और फंक्शन। ठीक, अब महामत्ता जो होते हैं मतलब मान लो कि मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, अलग अलग पोस्ट या डेजिग्नेशन हो गए, उनके क्या क्या फंक्शन थे। अंता महामत्ता, ठीक, इस्तिकज़ा महामंता, धम्मा महामंता, ठीक है, उसके बाद फिर नागल वियोग महामंता। ठीक है, तो क्या है कि जो पहला है उसका जो इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर एरिया, जो अंता महामत्ता है वो क्या करता था, फ्रंटियर एरिया मतलब जो किसी भी टेरिटरी का जो एरिया है उसके आगे का जो एरिया इंचार्ज था वो होता था। इस्तिकज़ा महामंता जो था उसका करता था आपका इस्तिकज़ा। धम्मा महामंता बी का जो है स्प्रेड ऑफ धर्म। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक, जो सही आंसर इसका क्या है वो आपका डी है। ठीक है, ये जिसने भी किया होगा इसका आंसर सही किया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखो, ये क्या है कि रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है। अगर आप वो पीरियड, टाइम पीरियड समझ गए, ठीक, उसके साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, रिलीजन, कल्चर समझ गए तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहा होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एंशेंट ऐसी चीज़ है पढ़ लिया तो भी फ़ायदा, नहीं पढ़ा तो भी नहीं आता। ठीक है, तो उसका चलो फिर भी ठीक है।
इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ के जाना है, जैनिज्म, बौद्धिज्म और गुप्ता पीरियड, उससे ज़्यादा डिग डाउन नहीं करना है एंशिएंट में, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हस्तयुर्वेदा, ठीक है। तो हस्तयुर्वेदा का जो राइटर है वो कौन है, तो उसका जो आंसर है ये है फर्स्ट ए, पलक्कप्या, ठीक। अगेन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा कि यार ये तो एंशिएंट हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, ठीक। एंशिएंट का चलो जाने दो, इसको देख के घबराना नहीं है कि हाँ 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ से नहीं है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस खोजना जो आप इजीली क्या कर सकते हो। तो 59 का जो आंसर है वो कौन सा है, ए, ठीक है, पलक्कप्या। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। फिजिक्स के हो चुके हैं क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं फिजिक्स के, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो हिस्ट्री में क्या है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको इवन पेज वाइज ही बताए थे कि देखो हिस्ट्री के इस बुक से ये पेज पे ये क्वेश्चन है, ये पेज पे ये क्वेश्चन है, अगर वो भी आप पढ़ के चले जाते हो तो 2-3 क्वेश्चन तो करके ही आगे होते, ठीक है। बट वो जब हो गया तो फिर हो गया, वैसा आप आगे से नहीं करेंगे आप, और क्लासेस को थोड़ा सा सीरियस लेंगे, ठीक। हरिहर और बुक्का, वो अमंग द फॉलोइंग लेट द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, दुनिया जानती है हरिहर और बुक्का, इन्होंने ही इसका फाउंडेशन रखा, ठीक है। उसके साथ साथ पूछ रहा है द बुक कलीला दिमना एंड, ये जो अरबिक ट्रांसलेशन किसका है, तो ये अरबिक ट्रांसलेशन है किसका, पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का ये अरबिक ट्रांसलेशन है, ठीक है। इवन अगर आपको हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला अगर याद होगी तो अब्बुर रज़ाम की जो पोइट्रीज़ हैं उसको उन्होंने क्या किया है कि हिंदी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सेम चीज़ क्या है कि ये पंचतंत्र जो है वो कलीला और दिमना का जो है वो अरबिक ट्रांसलेशन है, ठीक है। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिस्क्राइब्ड द मेडिवल इंडियन पोस्टल सिस्टम, ठीक। इसका जो आंसर है वैसे भी इब्न बतूता ही है, ठीक है। कि जब वो आता है यहाँ पे तो उसने क्या उसने देखा था कि जो घोड़े से जो डाक पहुँचाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे कि फ्लिपकार्ट है, सॉरी DDDC है, ब्लू डार्ट है, इनकी जो सर्विस काफ़ी तेज़ है। सिमिलरली क्या था कि उस समय जो हॉर्स मतलब एक घुड़सवार दूसरे घुड़सवार को पहुँचाया करता था, जगह जगह पे सराय बने हुए थे, इस तरीके से फिर लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। तो इससे जो होता था वो जो पार्सल होता था काफ़ी ईजिली जो मैसेज था वो ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इब्न बतूता ने ये आंसर बताया हुआ था, ठीक है, सॉरी इब्न बतूता इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर फायर अल्टर, ये पिछले साल का पेपर भी किया हुआ तो आपको याद होगा क्योंकि इसका आंसर है ए कालीबंगा, ठीक। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द भूदान मूवमेंट, विनोबा भावे, बिल्कुल सही, इन्होंने किया था, ठीक है। भले इनके बाद चला ना चला वो अलग चीज़ है, बट इनका जो मेन आंसर क्या है, विनोबा भावे, ठीक। एंटी साइक्लोन आई थिंक बहुत बच्चों को याद होगा और ये क्वेश्चन कराए भी गए हैं, अगर याद भी नहीं होगा तो ध्यान रखना कि इसका जो पहला आंसर सही था, एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। जैसे क्या होता है पंखा चलता है रूम में, वो क्या करता है, एंटी साइक्लोन जनरेट करता है, ठीक है। 2 लोग जा रहे हैं, पेपर इन लोगों का काफ़ी सही आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन करके भी आए हैं 2 लड़के। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टॉम्ब ऑफ सेथ, तो गीतांजलि श्री। 3-4 महीने पहले ये न्यूज़ में भी थी, अगर आप लोगों को याद होगा। और गीतांजलि श्री की जो ये इसका जो हिंदी वर्जन था, रेत का कुछ किला करके इनका नाम कुछ था, ठीक है, रेत का महल या ऐसे कुछ था, बट गीतांजलि जो श्री हैं यही इनकी ऑथर हैं, ठीक। जॉन के इसका आंसर है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल, तो जॉन के था। अच्छा, वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर टिक किया इन्होंने, ठीक है। अब देखो ये गांधी अर्बन पैक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चाहे गांधी अर्बन पैक्ट हो, ऐसे क्वेश्चन क्या है ना कि ये कंसिस्टेंटली एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार आए, रिपीटेड है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट, गांधी अर्बन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा, ठीक। अब इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो इनमें से बताओ सबसे पहले क्या हुआ होगा, ठीक।
क्योंकि आपको पता है कि गांडी इरविन पैक सबसे लास्ट में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो 30s में चला गया, पीजेंट मूवमेंट बारदोली, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ आपका खेड़ा के बाद थर्ड, फिर सेकंड, नहीं फर्स्ट और फिर सेकंड, तो मतलब इसका जो बी आंसर है वो सही है, ठीक है, आंसर इसका जो होगा वो बी होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंपोज बाई हरिसेन, ठीक, हरिसेन ने किसमें से क्या कंपोज किया था, तो प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी रट्टा वाला चीज़ है। इसमें से पूछा गया कि भारत में, इंडिया में वो कौन सा बैटल था जिससे क्या है कि ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो गई, ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि यहीं पे क्या है कि जो दीवानी का जो राइट होता है वो रॉबर्ट क्लाइव के पास चला जाता है, ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बेचात बादशाह हो जाते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली रूल वही कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और उस पपेट रूलर का जो कॉन्सेप्ट होता है यहीं से आ जाता है, ठीक है। वेयर इन द साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड ट्रेडिंग पोस्ट, 1639 में कहाँ पे था, तो मद्रासपट्टनम में था, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन, अच्छा ये तो जोग्राफी का है, क्वींसलैंड था, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है 114 का कितना है आपका बी, मद्रासपट्टनम, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच लोगों की जो कंपनी बनी थी क्या वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले बनी थी। वास्को ड गामा रीच्ड कालीकट, चलो ये भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, तो बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, डच पहले आए थे या ब्रिटिशर्स पहले आए थे, ठीक, तो इसमें क्या होगा आंसर इसका सी होगा, बोथ, दोनों के दोनों इसका आंसर सही है, ठीक, ई जो है इसका आंसर सही है, इसने पता नहीं पेपर इसका गलत चला गया, जो आंसर सी है इसका सही होगा, ठीक, सी जो आंसर इसका वो सही है। अब देखते हैं और कौन सा है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आप चाहे क्लास करके भी कर सकते हो, और एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी या फिर अगर आप कहीं से भी रटना चाहो तो। अब देखो यार, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ किलोवाट आवर, तो ये पहला आंसर सही है, इसको याद ही कर लो आप, ठीक है, क्योंकि एक जो किलोवाट से जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, ठीक, तो बेसिक चीज़ क्या है 3 × 6 × 10⁻⁶, ठीक है, तो यही आंसर, ध्यान रखना कि इसका जब भी आएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, यही आएगा। सेलेनॉइड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा सा समझ लो, इसमें आपको बस ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मिस हो गया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ उसको। देखो सेलेनॉइड का क्या है, अगर मान लो हमने इस तरीके से ऐसा सेलेनॉइड बना दिया, इसके बीच में अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मैग्नेट की तरह ही होता है, इसको खाली मैग्नेट कहते हैं या फिर वेकेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है जब भी इसमें करंट पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म, चलो ठीक है, ये भी सही है। द करंट कैरिंग सेलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेलेनॉइड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट, ऑब्वियस है, ठीक है। इफ़ अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड द सेलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम, ये गलत है, ठीक है, तो क्या है इसका डी आंसर जो है वो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है, ठीक। अब देखते हैं कौन सा और आंसर, हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वन पार्ट हैज डेंसिटी ऑफ rho naught and the another part has density of 2 rho naught, ठीक है, what is the average density of the object, ठीक, तो इसमें जो एवरेज निकल करके आएगा वो आएगा आपका बी, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है 3/2 rho naught, ठीक है। इसका सही आंसर है वो कितना आएगा 2 rho naught, ठीक है। और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है अपने हिस्ट्री के। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये तो डिस्कस कर चुके हैं, हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था इसमें, हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं बट एक क्वेश्चन रह गया था तो मैं इसको फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। व्हेन द पिच ऑफ ए साउंड इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज, ठीक है, तो इसमें से क्या बढ़ेगा, अगर पिच में तो समझ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें कि अगर मान लो ये इस तरीके से अगर हम जो साउंड वेव्स हैं इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक,
तो अगर मान लो कह रहा है कि इफ़ द पिच ऑफ द साउंड, मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम बोल रहे हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज, पिच बढ़ गई तो ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अगर पिच डाउन हो जाएगी तो मतलब फ्रीक्वेंसी इस तरीके से डाउन हो जाएगी। पिच बढ़ गई मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अगर आपने मीम या वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि वॉइस काफ़ी स्लो आती है, तो मतलब क्या होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। पिच बढ़ा दिया मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन कुछ मान सकते हैं इसमें रह गए होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो फिज़िक्स के हों, ज्योग्राफी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये क्या था आपका मैक्सिमम जो हिस्ट्री क्वेश्चन है, तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन थे अगेन वो कहाँ से आए हैं। देखो ये चीज़ क्या है ना, मैं बार बार रिपीट करके परेशान हो चुका हूँ। देखिए हमने क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए। अभी तक क्या डिस्कस हो चुका है, अभी तक आपका डिस्कस हो गया है ज्योग्राफी, डिस्कस हो गए, फिज़िक्स के आंसर देख चुके हैं, हिस्ट्री देख चुके हैं, ठीक है। इसमें चाहे अगर तीनों सेक्शन उठा लो, चाहे इसमें से 15 क्वेश्चन आए, इसमें से 25 आया हो या 26 हो, इसमें से अगर 15 अगेन इसमें से आए हो, तो इसका जो 90% है वो सारा क्लास में किया कराया हुआ है, ठीक है। अब बचा हमारा केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और आपका पॉलिटी, तो ये 3 सेक्शन बचते हैं। तो उसका भी आंसर हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और ध्यान रखना कि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री भी था इवन, क्योंकि क्या है कि देखो इसका वेटेज 20%, 25%, अगेन 20%, ये 15%, ठीक है। मेन जो सब्जेक्ट थे वो यही थे, ठीक है। अगर आपको याद होगा क्लास में मैंने कहा था कि देखो सिर्फ फिज़िक्स कर लो, ज्योग्राफी कर लो, केमिस्ट्री और हिस्ट्री का कुछ पोर्शन भी कर लेते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 25%, 20%, 15%, 20%, मतलब 60-65% तो आपने यहीं से उठा लिया। बट इस 65% में से आपको 60% लाना ही लाना है। इस 65% का आपको 95% चाहिए, ठीक है। और उतने क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें क्लास में कराए हुए थे, ठीक, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे। टंगस्टन वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, इवन हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आप ज्योग्राफी देखोगे उसमें क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड क्वेश्चन ही 10 साल के किए होते तो आपने 500 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो यहीं से उठा लिए होते, ठीक है। तो अगली वीडियोज़ में क्या करते हैं, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और फिर अपना पॉलिटी डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।